हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस में ब्रिक्स के बारे में। ये आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आपका किसी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस का हो गया, चाहे आपका यूपीएससी, तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे इनके बारे में जानते हैं। भूमिका, इंट्रोडक्शन। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। जो ब्रिक्स है वो क्या है? जो अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है जो उभर रही है, उसका एक शीर्षक है। इसके 5 घटक देश हैं। कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों से बना हुआ है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्हीं 5 देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षर ब्रिक व एस से मिलकर इन संघ का नामकरण हुआ है। तो ये 5 देशों से मिलकर ये क्या बना है? ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। जो ब्रिक्स की स्थापना वो कब हुई है? 2009 में। पहले इसका नाम ब्रिक था क्योंकि इसकी शुरुआत ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के क्या उद्देश्य हैं? ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। कि जो भी इसके न्याय संगत और पारंपरिक रूप से जो विकास के रूप में है, उन समूहों में जो समूह ये बने हुए हैं, इसमें समूह के देशों को सहयोग करना और उसे आगे बढ़ाना। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति, विकास का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर संबंध बनाया जाए। कि जो ब्रिक्स है उसमें जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है और उसके साथ जो आर्थिक स्थिति है उसका आधार क्या है, उससे वो संबंध बनाए जाते हैं। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नई और आशाजनक इकाई के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। जो ब्रिक्स है वो वित्तीय उद्देश्य के साथ साथ आशाजनक इकाई के रूप में उभर रहा है, यानी एक ऐसी उम्मीद के साथ ये उभर रहा है, ये आगे निकल रहा है, जिससे वैश्विक जो वित्तीय संस्थान है उसमें सुधार के रूप में इसको देखा जा सकता है। गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करना, और ब्रिक्स का उद्देश्य है कि जो भी गरीबी उन्मूलन है, गरीब के लिए अधिक कार्य करना। ब्रिक्स की विशेषता क्या है? ब्रिक्स की विशेषता तो दुनिया की 50% आबादी इन देश में रहती है। जो पूरी दुनिया है उसमें से 50% की जो आबादी है वो इन देशों में रहती है। विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत और चीन। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे भारत। दुनिया का 1/4 क्षेत्रफल है इनके पास। दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा इन देशों का है। कि दुनिया का जो पूरा सकल घरेलू उत्पाद है वो 30% है। दुनिया के कुल व्यापार का 18% हिस्सा इन देशों का है। ऐसा माना जाता है कि यदि ये संगठन सही से कार्य करेगा तो यह अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक G7 से आगे निकल जाएगा। जो G7 है उससे आगे निकल जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDC वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। NDB के संचालन का मुख्य क्षेत्र है। NDB क्या है? संचालन का मुख्य क्षेत्र है स्वच्छ ऊर्जा,
परिवहन, सिंचाई, स्थायी शहर विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। एनडीबी ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र के रूप में कार्य करता है। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो चीन में है। सदस्य देशों के बीच विवाद। क्या विवाद है? तो ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कुछ विवाद है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये सदस्य देश हैं आपके 5। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, ये शुरू से ही है। चीन और ब्राज़ील में चीन की मुद्रा से संबंधित विवाद। चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियों को लेकर विवाद कि जो चीन है और पाकिस्तान है उसकी नज़दीकियां बहुत बढ़ रही हैं। एक बेल्ट एक मार्ग को लेकर विवाद। वन बेल्ट और वन रूट, इसको लेकर विवाद। ब्रिक्स सम्मेलन। क्या है ब्रिक्स सम्मेलन? 13 ब्रिक्स समिट। अभी तक इस समूह द्वारा कुल 11 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। ब्रिक्स देशों द्वारा प्रति वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्र के राज्य और सरकार के प्रमुख द्वारा हिस्सा लिया जाता है। भारत ने 2012 से 16 में 2 बार इसकी मेजबानी की है। ब्रिक्स सम्मेलन की सूची नीचे दी गई है। अभी तक हुए ब्रिक्स सम्मेलन की सूची। पहला ब्रिक्स सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो 16 जून 2009 रूस में हुआ था, ये ताक्रिनबर्ग में। दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 16 अप्रैल 2010 में ब्राज़ील की ब्रासिलिया में। तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 14 अप्रैल 2011 को चीन के सान्ने में। चौथा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 29 मार्च 2012 को भारत की नई दिल्ली में। पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 26 से 27 मार्च 2013 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 14 से 16 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के फोर्ट लेजा में। सातवां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 8 से 9 जुलाई 2015 को रूस के उफा में। आठवां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 15 से 16 अक्टूबर 2016 को भारत के गोवा में। नवां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 3 से 5 सितंबर 2017 को चीन के श्यामन में। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 25 से 27 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था आपका 14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील में। वही 12वां 13वां 17 नवंबर 2020 और 9 सितंबर 2021 को हुआ था। विश्व का वैश्विक संस्थागत सुधारों पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा है? तो ब्रिक्स के देश के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था। जो वर्ष 2008 में जो वित्तीय संकट आए थे वही इसका कारण बना था। इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह होने लगा था कि जो डॉलर है वो क्या मौद्रिक प्रणाली पूरे में शामिल हो जाएगा, इस पे संदेह हुआ था। तो ब्रिक्स के संस्थागत सुधार पर जोर दिया गया, जिससे वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कोटे में सुधार हुआ। तीसरा पॉइंट है, इसने वित्तीय संकटों में पश्चिमी प्रभुत्व को कम किया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेंटर बना दिया। ये क्या हुआ? उस समय वित्तीय संकट में एक एजेंडे के रूप में काम किया। निष्कर्ष क्या निकला है? तो ब्रिक्स समूह के देशों ने काफ़ी कम समय में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली है कि वो कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली। इन समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि नव विकास बैंक NDB है का गठन हो। आने वाले समय में ब्रिक्स से जुड़े देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने वाले हैं, कि अब जो है दुनिया में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
ये है आपका ब्रिक्स। अब बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिलीजन कॉपरेशन। सार्क दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों में आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। कि जो ये बहुस्तरीय जितने भी साधन हैं दक्षिण एशिया देशों में, उसमें एक सहयोग के रूप में ये उठाया गया कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो सदैव आपसी विवादों से घिरा रहा है। इन संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देशों ने परस्पर सहयोग और मित्रता की जरूरत को पहचाना। इन संदर्भ में शांति प्रयास द्विपक्षीय भी हुए और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए। कि इसका क्या संदर्भ माना जाए? एक तो शांति पक्ष में हुआ और दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर भी इसे माना गया। इनमें सबसे प्रमुख पहल 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का एक क्षेत्रीय मंच के रूप में गठन है। सार्क के देशों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, जो दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया या दक्षेस अथवा सार्क के देश परस्पर मित्रवत संबंध और सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। जो दक्षेस है यानी ये आपका दक्षिण सार्क है, सार्क को ही हिंदी में दक्षेस कहते हैं और इंग्लिश में सार्क कहते हैं। तो ये जो है ये एक मित्रवत के रूप में यानी दोस्त के रूप में कार्य करते हैं, उसी के रूप में ये पहचाने जाते हैं। तो शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। कि शांति किस रूप में हुआ है? कि द्विपक्ष में भी है और क्षेत्र के स्तर पर भी है। तो दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। दक्षेस की स्थापना के उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों की कल्याण की कामना करना और उनके आजीविका स्तर में सुधार करना, ये इसका सबसे पहला उद्देश्य है। इस क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना तथा इस क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना ताकि लोग अपनी समस्त क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। कि जो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास है, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति है, उसको प्राप्ति करना, यानी वो चीज़ आपकी बरकरार होनी चाहिए। उसके साथ ही इस क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना, कि जो उनकी अगर जिस पोस्ट पे हैं वो भी अच्छे से हो। दक्षिण एशिया के देशों में सामाजिक आत्मविश्वास का समर्थन करना और उसे बढ़ावा देना। कि दक्षिण एशियाई के समूह में जो देश है उसको आत्मविश्वास से समर्थन करना, नहीं आप ऐसा कर सकते हो, ये होता है आत्मविश्वास, उसको समर्थन देना, उसको बढ़ावा देना। 4th नंबर पे है एक दूसरे की समस्याओं को पारंपरिक विश्वास, सूझबूझ और अभिमूल्य की दृष्टि से देखना। कि अगर किसी देश में समस्या आई है तो उसे अपने सूझबूझ, अपने विश्वास से उसको दूर करना या उसमें मदद करना। सिद्धांत क्या है सार्क का? तो दक्षेस देशों द्वारा एक दूसरे की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा पारंपरिक लाभ के सिद्धांतों का आदर करना, ये इसका सिद्धांत है। कि जो दक्षेस है, जो
आपका सार्क देश है उनमें एक दूसरे में संप्रभुता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे देशों के आंतरिक जो मामले हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर आपके देश के रूप में मामले होते, जैसे कोरोना है, कोरोना पूरे देश में था तो उस पर बोल सकते हैं, बट अगर आपके देश की आंतरिक मामले हैं, किसी राजनीति के ऊपर में विवाद चल रहा है, तो उस पर दक्षेस यानी जो दक्षिण एशियाई देश है वो उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पारंपरिक लाभ के सिद्धांत का आदर करना। दक्षेस देशों का सहयोग एक दूसरे तथा अन्य अनेक देशों के बीच हुए सहयोग को और बढ़ाना, कि जो दक्षेस देश है एक दूसरे का जो सहयोग कर रहे हैं उसको और बढ़ावा देना। दक्षेस देशों का सहयोग एक दूसरे और अन्य देशों के बीच में सहयोग के विरुद्ध नहीं होगा, कि अगर कोई मदद कर रहा है और दूसरा मना कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में दक्षेस का महत्व क्या है? तो दक्षेस देशों द्वारा अपनाए गए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का महत्व निम्नलिखित है। आर्थिक सहयोग के चलते सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर से विभिन्न प्रकार के कर हटाने से व्यापार को बढ़ावा मिला है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग से सार्क देशों के संबंधों में मजबूती आई है, कि जो आर्थिक रूप से जो क्षेत्र में सहयोग हुआ है उससे सार्क देशों की संबंध जो हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। एक दूसरे से सहयोग के कारण इन क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। दक्षेस ने आर्थिक विकास को तीव्र किया है, जिससे दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। दक्षेस की सीमाएं, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है इसकी? तो दक्षेस के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कि भारत एक बड़ा देश है, इस पे ये पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दक्षेस की सफलता में भारत पाक के कटु संबंध बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जो भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है वो उसमें एक बाधा उत्पन्न कर रही है। दक्षेस के सदस्य देश में अशिक्षा, बेरोजगारी और निर्धनता पाई जाती है, जिससे इसकी सफलता में अवरोध है, कि जो दक्षेस है उसमें जो भी देश आ रहे हैं उसमें जहाँ पूरी शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है लोग, बेरोजगारी है और गरीब लोग हैं, तो ये इसकी सफलता में अवरोध उत्पन्न करता है। फोर्थ पॉइंट, अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता इसके मार्ग में बाधाएं हैं। अस्थिरता कैसे, अशांति कैसे? जैसे किसी देश में कहीं पे आंदोलन शुरू है तो कहीं पे दंगे फसाद शुरू हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी जो उन्नति होती है, देश की तरक्की होती है, उसमें बाधा उत्पन्न करती है। सदस्य राष्ट्र, मेंबर नेशन कौन है? तो ये आपके सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका। दक्षेस के वर्तमान नेता अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री दार्सो सोरिंग वांगचुक, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन। और महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन है? अब्दुल एहसान, बांग्लादेश के 16 जनवरी 1985 में पद ग्रहण किया था और 15 अक्टूबर 1989 को इन्होंने पद त्याग दिया था। दूसरे नंबर पे कांत किशोर भार्गव, भारत के 17 अक्टूबर 1989 से पद ग्रहण किया था इन्होंने और 31 अक्टूबर 1991 को पद त्याग दिया था। तो ये आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं। अभी जो वर्तमान में है वो है
अमजद हुसैन बीर सियाल पाकिस्तान के 1 मार्च 2017 से वर्तमान में अभी तक हैं। सार्क शिखर सम्मेलन 18 समिट तो कब हुआ है ये? तो 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। इसके भी रद्द होने की संभावना है क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए हैं। जब तक ऐसा नहीं करेगा भारत का सार्क सम्मेलन में शामिल होना मुश्किल रहेगा। कि जब तक पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तब तक भारत इसमें शामिल नहीं होगा। अब भारत शामिल नहीं होगा तो ये जो सार्क सम्मेलन है वो आयोजित होने की संभावना नहीं है। तो ये है प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1985 में ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर भारत में हुआ है। तीसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 1987 के काठमांडू नेपाल में हुआ है। चौथा शिखर सम्मेलन दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। पांचवा शिखर सम्मेलन नवंबर 1990 मालदीव में हुआ है। छठा शिखर सम्मेलन दिसंबर 1991 कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। सातवां शिखर सम्मेलन अप्रैल 1993 ढाका बांग्लादेश में हुआ है। आठवां शिखर सम्मेलन अप्रैल 1995 नई दिल्ली भारत में हुआ है। नवां शिखर सम्मेलन मई 1987 मालदीव में हुआ है। 10वां शिखर सम्मेलन मई 1998 कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। 11वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2002 काठमांडू नेपाल में हुआ है। 12वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2004 इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। 13वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2005 ढाका बांग्लादेश में हुआ है। और 14वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 नई दिल्ली भारत में हुआ है। 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। 16वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2010 थिम्पू भूटान में हुआ है। 17वां शिखर सम्मेलन 2011 मालदीव में हुआ है। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 काठमांडू नेपाल में हुआ है। 19वां शिखर सम्मेलन 2016 इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित हुआ था जो रद्द हो गया। और 20वां शिखर सम्मेलन ये भी पाकिस्तान में ही होना है जो रद्द होने की संभावना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दक्षेश के देशों को आपसी भय तथा आशंका को दूर कर विश्वास बहाली की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आपसी विवादों को बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जब तक आपसी वाद विवाद नहीं होगा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। जो आर्थिक विकास है उसको प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। क्षेत्र में शांति व सहयोग बनाए रखना चाहिए ताकि बाहरी शक्तियों को इस क्षेत्र में घुसने का मौका ना मिले। कि जो बाहरी जैसे आतंकवाद है वो इस क्षेत्र में ना घुस पाए। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।